नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। अगर आप इस नाम से ही देखें तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी शब्द का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज, आवेश का अध्ययन। और अगर ये आवेश या चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी। लेकिन यदि ये चार्ज गतिशील अवस्था में हो तो ये क्या कहलाएगा? गतिक वैद्युतिकी। और हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी, मतलब स्टडी ऑफ चार्ज, आवेश का अध्ययन। कब? जब आवेश रेस्ट कंडीशन में हो, स्थिर अवस्था में हो। दोस्तों, आवेश के बारे में हम बात करें तो एक जनरल सी बात आपको पता होगी। अगर आपके पास कोई वस्तु है और उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, किसी भी पिंड से, किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज या धनावेश। और अगर किसी वस्तु या तत्व पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाए तो इसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश। बहुत सिंपल सी बात है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं और इन चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से आप पहले से जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो याद रखें, यदि किसी वस्तु पर या वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ऋणावेश। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकले तो कहीं तो जाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन आए तो कहीं से तो आए होंगे। कहने का मतलब आवेश जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। इस वस्तु पर धनावेश इसलिए आया है कि यहां के इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और चले गए, और इस वस्तु पर ऋणावेश इसलिए आया है कि कहीं और से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। जब इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो पॉजिटिव धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं तो ऋणावेश। बहुत सिंपल पैटर्न से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस पैटर्न में पूछे जाते हैं। यदि रेशम को कांच की छड़ के साथ रगड़ा जाए तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं या रेशम के टुकड़े में चले जाते हैं। अब आप खुद सोचो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इसके अंदर चला गया। यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इसलिए धनावेश, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आए हैं ऋणावेश। अगर मैं 3 यहां पर प्लस करता हूं, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं, तो यहां पर कितने गए हैं? 3 ही गए। आपसे कोई पूछे कि कांच की छड़ में धनावेश क्यों आया? क्योंकि कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले गए। दोस्तों, यही आवेश संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो रेशम के ऊपर कौन सा आवेश आएगा? कोई भी एक याद रख लो। जब कांच की छड़ पर धनावेश आएगा तो रेशम पर ऋणावेश आएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ते हैं तो फर्श से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं। फर्श से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं और एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है।
जितना इस पर ऋणावेश आएगा इस पर उतना ही धनावेश आ जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ रहे हैं। तो बताइए, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और फर पर धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन का या आवेश का ट्रांसफर हो सकता है, आवेश को क्रिएट नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। कांच की छड़ को जब रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाते हैं, रेशम पर ऋणावेश और कांच की छड़ पर धनावेश आता है। एबोनाइट को फर के साथ रगड़ते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल कर एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं, इसलिए इस पर ऋणावेश और उस पर धनावेश होता है। दोस्तों, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत शानदार तरीके से अगर आपको चीजें समझनी हैं तो बेसिक बातों को आपको याद भी रखना पड़ेगा। दोस्तों, फिजिक्स का यही नियम है, यदि आप चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। फालतू की चीजें जिनका मतलब ही नहीं है उनको समझ के आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे को फिजिक्स आती है, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही सिलेबस छोटा होता जाएगा, चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इतने बड़े डेरिवेशन करने के बाद जो सवाल सॉल्व हो रहा था वो आप ऑप्शन देख के सॉल्व कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का यही लक्ष्य है कि एक एक व्यक्ति को ये बात पता लगे कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकृत या आवेश का क्वांटीकरण। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप साधारण रूप से देखें तो किसी वस्तु पर अगर आवेश आया है वो या तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से आया है या इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से आया है। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता हो तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो भी है उसकी संख्या पता लग जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसकी संख्या से गुणा कर लो, कितना धनावेश आया है पता लग जाएगा। यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है और उनकी संख्या पता है और कितने इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं ये पता होगा आपको, तो आराम से आप नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण यही है कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये जो सेंटेंस है इसी को इस तरीके से लिखा गया है, जो भी चार्ज होगा वो मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, और ये n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, तो आप संबंधित वस्तु पर आवेश बता सकते। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो पॉजिटिव और अंदर आ रहे हैं तो नेगेटिव। यह फॉर्मूला बताता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, जो भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। एक सिंपल सा नोट आप यहां पर याद रख सकते हैं कि 1964 में एक वैज्ञानिक है गेलमान, उन्होंने ऐसा भी बताया कि कुछ ऐसे भी कण हो सकते हैं जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं 1/3 या 2/3 हो सकता है, और इन्हें क्वार्क कहा जाता है। क्वार्क पार्टिकल का आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज नहीं होता। आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम?
ये आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन। और ये दोनों बातें यही बता रही है। यहां से आवेश इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें चला गया, ना तो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है ना नष्ट हुआ है, सिर्फ एक से निकला और दूसरे में गया। और एक और मजेदार बात, अगर आप आवेश का परिमाण देखेंगे तो जितना आवेश इस पर बना है उतना ही इस पर बनेगा, बस जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो प्लस में और जहां पर आए हैं वो माइनस में। आवेश से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपके वो बिल्ड अच्छे से हो गए तो आने वाले जो टॉपिक है उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, फिर भी आपको याद रखना है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता। लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, पूर्ण गुणज होगा। Q बराबर NE। क्वार्क पार्टिकल का जो चार्ज है वो इसको फॉलो नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन के 1/3 या 2/3 आवेश के बराबर भी हो सकता है। बाकी बातें आपको पता है, ये भी आप अच्छे से याद रख लें। कांच की छड़ और रेशम को रगड़ेंगे तो रेशम पर नेगेटिव और कांच की छड़ पर पॉजिटिव, एबोनाइट और फर को रगड़ेंगे तो एबोनाइट पर नेगेटिव और फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आवेश के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप जानते हैं, अगर दोनों आवेश समान हैं, या प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो ऐसे आवेशों के बीच रिपल्सन होगा, जिसको आप प्रतिकर्षण कहते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। यदि दोनों आवेश विपरीत है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। यदि दो आवेश समान प्रकृति के हैं, लाइक चार्ज है, तो उनमें रिपल्सन, और अनलाइक है, एक दूसरे के विपरीत है, तो अट्रैक्शन होगा। सिंपल सी बात। उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, और ये फॉर्मूला है Q बराबर NE। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। कूलाम इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसके आगे C जो लिखा है वो कूलाम आवेश का मात्रक है, चार्ज की यूनिट है, SI मात्रक ऑफ चार्ज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, चार्ज कितना है 1 कूलाम, और बस एक ही वैल्यू दे रखी है, और आपको पता है फॉर्मूला Q बराबर NE। आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है, E आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो हमने फॉर्मूला लगाया Q बराबर NE, हमें N चाहिए, Q का मान 1, E का मान हमें याद है, और इसको सॉल्व किया 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम में। याद रखें संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसके आगे कोई मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो अब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 कूलाम आवेश में इतने होते हैं, तो 2 कूलाम आवेश में इस संख्या को 2 से गुणा कर देंगे। 2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको C से प्रदर्शित किया जाता है। कई बार आपको ये अप्रोच भी दिमाग में रखनी है कि आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 12, ऑक्सीजन का 8 होता है। मान लो एक मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उस पर +2 चार्ज है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इस पर जो चार्ज होगा वो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Q बराबर Ne से इसका जो चार्ज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? 2, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये संख्या जो भी आएगी वो इस पर चार्ज होगा C कूलाम। यहां पर भी चार्ज सेम ही होगा, बस उसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर ऑक्सीजन पर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर माइनस। देखो दोनों का परिमाण समान है, आवेश की मात्रा समान है, बस यहां पर धनावेश है और यहां पर ऋणावेश है। तो किसी आयन पर भी आपको चार्ज निकालने के लिए बोला जाए तो Q बराबर Ne वाले कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं कि उस आयन पर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागे गए? 2, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितने ग्रहण किए गए? 2, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। जब ग्रहण किए गए हैं तो चार्ज किस में आएगा? नेगेटिव में। आवेश के ही गुण में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। ये देखिए, आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, अर्थात वस्तु के वेग में परिवर्तन करने से आवेश अपरिवर्तित रहता है। आपके पास एक वस्तु है जिस पर मान लीजिए धनावेश है, उसका आप कितना भी वेग कर लें, जो भी उस पर आवेश रहेगा वो नियत रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। ये बात आपको याद रखनी है। आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, वेग में परिवर्तन करने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवेश नहीं बदलेगा, इसलिए आवेश अपरिवर्तनशील राशि है, इसको अचर भी कहते हैं। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि आवेश घनत्व, तो आपको याद रखना है कि आवेश घनत्व या चार्ज डेंसिटी वेग में परिवर्तन करने के साथ बदलती है, आवेश नहीं बदलता, आवेश घनत्व बदलता है। और एक और बात आपको साथ में याद रखनी है कि जब वस्तु का वेग में परिवर्तन हो तब द्रव्यमान भी बदलता है, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान भी वेग पर निर्भर करता है। आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी भी वेग पर डिपेंड करती है, लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान कैसे बदलता है इसका फॉर्मूला देखिए, m डैश जो बदला है, m0 पहले वाला द्रव्यमान बटे में √1 - v/c का होल स्क्वायर, और यहां पर c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और प्रकाश का वेग आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यदि एक वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान है तो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा? इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट c, v का मतलब जिस वेग से गतिमान है, तो यहां भी c और c कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये पूरा मान जो है क्या हो जाएगा? 1 में से 1 गए तो 0। और अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान है तो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, यह आपको देखना है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और देखें। अगर वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसके द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा वो ये होगा कि वस्तु का
द्रव्यमान m डैश भी बढ़ेगा। तो बात क्लियर है। आवेश का क्वांटाइजेशन Q बराबर NE, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, वेग में परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन आवेश घनत्व और द्रव्यमान वेग में परिवर्तन पर डिपेंड करता है। और इस फॉर्मूले से आपको ध्यान में रखना है कि कैसे करता है। अगर यहां पर आप V बराबर C कर देंगे तो ये कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो आपके पास 0 बचेगा, और 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0। और किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान है तो उसका द्रव्यमान इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान या मास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले में m डैश जो मैं बता रहा हूं वो उस वस्तु का मास है जो किसी वेलोसिटी से, किसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। m नोट जब वस्तु स्थिर अवस्था में थी तब उसका द्रव्यमान, √1/v किस वेग से वस्तु ट्रेवल कर रही है, और c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि वस्तु का वेग में परिवर्तन हो तो द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको या इस कॉन्सेप्ट से आपको यह पता लगेगा कि मान लो वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत ज़्यादा कम है, c से बहुत छोटा है, बहुत कम स्पीड है c की तुलना में, प्रकाश के वेग की तुलना में, तो ये वाला जो पार्ट है ये अप्रॉक्सीमेट में आपके पास 0 आ जाएगा, और 1 में से 0 गया तो 1, और आपके पास आंसर जो द्रव्यमान आएगा वो m नोट के बराबर ही होगा। मतलब द्रव्यमान में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को c की स्पीड से, जितना प्रकाश की स्पीड है उस वेग से फेंक दिया, तो इस द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा, मतलब ये द्रव्यमान अब अनंत हो जाएगा। तो आप तो एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन मान लो द्रव्यमान का जो वेग है वो c की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम इस परिवर्तन को नगण्य मान लेते हैं और द्रव्यमान स्थिर अवस्था में द्रव्यमान के बराबर ही होता है। यहां से ये क्वेश्चन बड़ा शानदार बन सकता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट या वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका जाए तो इसका द्रव्यमान होगा, जब इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा तो यहाँ v बराबर हो जाएगा c के, दोनों कट के 1 आ जाएंगे और m नोट बटे 0, और आपके पास द्रव्यमान आ जाएगा अनंत। एक बार फिर कह रहा हूँ, यदि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंका जाए तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, उसका द्रव्यमान इतना बढ़ जाएगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा, और वेग बढ़ने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। लेकिन वेग में परिवर्तन का चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए चार्ज अपरिवर्तनशील राशि या अचर है। लेकिन याद रखना, आवेश घनत्व पर और द्रव्यमान पर वेग में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, किसी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन होता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर होता है, इस कॉन्सेप्ट को मैं बार बार अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो एक कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाए। जैसे आपके दिमाग में एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट सोचो कि आप बाइक से जा रहे हैं और आपकी बाइक और आपका द्रव्यमान कुछ है और आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो क्या आपका और बाइक का द्रव्यमान बढ़ जाएगा? नहीं। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि वेग बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ेगा? बात क्लियर है एकदम।
बाकी जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तब साफ साफ कहते हैं कि द्रव्यमान नियत होता है, द्रव्यमान नियत राशि है, बदलती नहीं है और बदलेगी भी नहीं। किस कंडीशन में उसको आप अच्छे से समझो। दोस्तों हम यहां पर तो बात कर रहे थे आवेश की। आवेश अपरिवर्तनशील राशि है, अचर है। आवेश निर्देश तंत्र या वेग में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, इसलिए अपरिवर्तनशील और अचर है। लेकिन साथ में एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने कि द्रव्यमान वेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है और वेग अगर बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। अगर आपके पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m0 है और m0 द्रव्यमान कब है? जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। अगर ये वस्तु v वेग से गतिशील हो जाए तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो m डैश होगा और इस m डैश का फॉर्मूला m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये फॉर्मूला है। और ये जो v है वो वस्तु का वेग है जिस वेग से वस्तु ट्रेवल कर रही है। अब एक कंडीशन सोचिए कि अगर वस्तु जिस वेग से ट्रेवल कर रही है उसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है। आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान बदलना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान स्थिर है। क्यों? क्योंकि आपकी बाइक का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य है, नेग्लिजिबल है। प्रकाश का वेग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है प्रकाश, और आपकी बाइक 1 घंटे में 70 किलोमीटर। तो प्रकाश के वेग की तुलना में आपका वेग अगर बहुत कम हो तो इस v को 0 मान लेते हैं, और यहाँ अगर 0 लिखेंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा और 1 में से 0 गया तो 1 और m डैश m0 हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की सभी कंडीशन में द्रव्यमान को कांस्टेंट माना जाता है। द्रव्यमान कांस्टेंट है कब? जब वस्तु का वेग बहुत ज़्यादा कम हो c से, प्रकाश के वेग से। और ज़्यादातर जब हम गतिकी या काइनेमेटिक्स देखते हैं तब यही होता है कि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है और वहाँ पर हम हमेशा द्रव्यमान को कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन यदि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है तो यहाँ पर v की जगह c लिखेंगे, कट जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और वस्तु का द्रव्यमान अनंत होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यदि कोई वस्तु आप इस मार्कर को प्रकाश के वेग की स्पीड से फेंक दें तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से गति करवाई जाए तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? अनंत। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर जब भी हम बात करेंगे तो किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होगा, इसलिए ज़्यादातर द्रव्यमान को स्थिर या कांस्टेंट ही माना जाता है। तो बार बार मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जवाब चारों ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। द्रव्यमान है, स्थिर है, नियत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादातर नियत ही मानते हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो उस वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। इस फॉर्मूले से ये पता लगता है कि यदि वस्तु का वेग बढ़ा दिया जाए तो द्रव्यमान भी बढ़ता है। तो बात समझ गए होंगे कि कहाँ स्थिर मानना है और कहाँ वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करेगा और कहाँ इतना हो जाएगा कि वस्तु का द्रव्यमान अनंत ही हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में बात कर रहे थे कि चार्ज पर किसी निर्देश तंत्र
और वेग में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चार्ज कांस्टेंट होता है, आप कहीं भी उस ऑब्जेक्ट को लेके जाइए। हम द्रव्यमान के बारे में भी यही धारणा रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है, तो द्रव्यमान को भी स्थिर या कांस्टेंट ही मान लेते हैं। लेकिन वस्तु का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम नहीं हो तो फिर वस्तु का द्रव्यमान वेग में परिवर्तन पर निर्भर करेगा, और जितना ज़्यादा वेग होगा उतना ही ज़्यादा द्रव्यमान। और यदि वस्तु का वेग प्रकाश की चाल के बराबर है तो वस्तु का द्रव्यमान इनफाइनाइट या अनंत हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आवेश के मात्रक या यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ मात्रक होते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और कूलाम के साथ उनका क्या रिलेशन है ये भी पता होना चाहिए। आवेश की इकाई यूनिट ऑफ चार्ज एसआई मात्रक है कूलाम, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। सीजीएस में इसका मात्रक है स्टेट कूलाम, और याद रखें 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। और इस स्टेट कूलाम को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU भी बोल सकते हैं, या स्टेट कूलाम भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल सकते हैं, ESU भी, और स्टेट कूलाम भी बोल सकते हैं। बताइए, आवेश का सीजीएस में मात्रक है स्टेट कूलाम, एसआई में मात्रक है कूलाम, और 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ और स्टेट कूलाम का ही दूसरा नाम ESU भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। किसकी? चार्ज की। आवेश का एक और मात्रक है विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। जैसे 1 कूलाम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, वैसे ही आवेश का जो मात्रक होता है 1 EMU, वो बराबर होता है 10 कूलाम के। तो फिर बताइए, 1 कूलाम आवेश में 1/10 क्या होगा? EMU। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। 1 EMU बराबर 10 कूलाम, तो 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। तीनों का रिलेशन देखिए। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, जिसको ESU भी कहते हैं, और 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश का एक और मात्रक आपको दिमाग में रखना है, 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम। दोस्तों, अगर आपको आवेशन करना है, आपको ये तो पता ही है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप दोनों वस्तुओं के संपर्क करवाकर फिर आवेश एक दूसरे में स्थानांतरण कर रहे हो तो इसको कहेंगे फ्रिक्शन या घर्षण। देखिए, आपके पास A और B 2 वस्तुएं हैं, दोनों उदासीन हैं। दोनों को आपस में रगड़ा, A वस्तु से इलेक्ट्रॉन B में चले गए तो A पर धनावेश और B पर ऋणावेश आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर धनावेश इसलिए आया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। बेशक द्रव्यमान बहुत कम है, लेकिन अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ चले गए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना वजन कम हो गया तो यहाँ से द्रव्यमान कम हो जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पर द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगी। रगड़ने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले उनका द्रव्यमान कम, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए उस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा।
घर्षण द्वारा अगर आप आवेशन कर रहे हैं या वस्तुओं में आवेश का स्थानांतरण कर रहे हैं तो दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क करवाना पड़ेगा। एक और तरीका है इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसको ध्यान से देखिए। आपके पास एक आवेशित वस्तु है, मान लीजिए इस पर धनावेश है, और इसके पड़ोस में एक अनावेशित वस्तु है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अनावेशित वस्तु, कोई चार्ज नहीं है का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है। जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इस अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु लेके आए तो क्या हुआ, इस आवेशित वस्तु के कारण इसके अंदर प्रेरण हुआ, इंडक्शन हुआ। और अगर ये प्लस में है तो माइनस वाले एक तरफ आ गए, और जो वस्तु पहले आपको अनावेशित लग रही थी वो क्या हो गई, आवेशित हो गई। और इस वस्तु में जो आवेश आया उसको Q डैश बोलेंगे। और ध्यान से देखना, जो वस्तु आवेश प्रेरित कर रही है वो है प्रेरक आवेश Q, और इस Q की वजह से इस वस्तु पर जो आवेश आया वो Q डैश, जिसको बोल रहे हैं प्रेरित आवेश। याद रखें, इंड्यूस करने वाला Q है, इस Q के इंडक्शन से जो आवेश बना है वो Q डैश है। वैसे हो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर आप किसी को मोटिवेट करें अपने तरीके से तो उसमें जो काम करने की क्षमता आएगी वो या तो आपसे कम रहेगी, या अगर वो सही से मोटिवेट हो जाए तो आपके बराबर आ जाएगी। तो जो आवेश इंडक्शन कर रहा है Q, और इसकी वजह से जो आवेश प्रेरित हुआ है वो Q डैश। और याद रखें, Q डैश का मान हमेशा Q से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। प्रेरित आवेश प्रेरक आवेश से हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि Q डैश Q से ज़्यादा आ जाए। और जो नया आवेश इंड्यूस हुआ है, प्रेरित हुआ है, उसका फॉर्मूला भी है Q डैश बराबर Q ब्रैकेट 1 माइनस 1/K। और ये जो K है वो इस अनावेशित वस्तु का जो पदार्थ है उसका परावैद्युतांक है। ध्यान से देखिए, ये कोई चार्ज वस्तु थी, इसका चार्ज Q, इस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, इसने इसको इंड्यूस किया और इस पर चार्ज आ गया Q डैश। और ये Q डैश जो है वो Q से छोटा होगा या बराबर होगा। Q डैश का फॉर्मूला Q 1 माइनस 1/K, और ये K इस अनावेशित वस्तु का परावैद्युतांक है। और याद रखें, अगर आपको आवेश प्रेरित करवाना है तो K का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस परावैद्युतांक, आपसे कोई पूछे कि एक परावैद्युतांक वाली वस्तु आपने ली और किसी Q आवेश वाली वस्तु के पास में रख दी, उसमें कितना आवेश इंड्यूस होगा, नहीं होगा, क्योंकि K का मान जैसे ही 1 होगा 1/1 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया तो 0, और जो आवेश प्रेरित होगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो प्रेरण के लिए दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। एक तो अनावेशित वस्तु का परावैद्युतांक 1 से ज़्यादा होना चाहिए। एक नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर 1 हुआ तो Q डैश 0 आ जाएगा, और जो भी आवेश इंड्यूस हो रहा है उसका मान जो इंड्यूस कर रहा है उससे कम होगा या बराबर होगा। इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखें। इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे।
लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु में आवेश 6 माइक्रो कूलाम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। आवेश का क्वांटाइजेशन कहता है कि Q बराबर NE, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो Q बटे E। ध्यान रखिए आवेश माइक्रो कूलाम में दे रखा है तो 6.4, इसको कूलाम में बदलना है तो 10 की पावर -6। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 16 से ये 4 बार, 4 माइनस का ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस के 19, ये माइनस में है ही, 10 की पावर -6। घाते गुणा में हो तो जुड़ जाती है, 19 में माइनस के 6 जोड़ेंगे मतलब 19 में से 6 घटा दिए तो 13, 4 गुणा 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4 गुणा 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। एक बात और देखिए, आपके पास कोई सिस्टम है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई निकाय है, उसका नेट चार्ज, इन सभी चार्ज को जैसे हम किसी स्केलर क्वांटिटी को जोड़ते हैं, अदिश राशि को जोड़ते हैं, वैसे जोड़ना है। प्लस वाले 13 प्लस के और 1 माइनस का, मतलब 6 माइनस के, तो 13 में से 6 गए तो 7 माइक्रो कूलाम नेट चार्ज हो जाएगा। एक लो मैंने आपको बताया, आवेश संरक्षण का नियम। आपके पास ये कोई सिस्टम है, मानो थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्टिकल पर प्लस के 15 माइक्रो कूलाम चार्ज है और इस वाले पर प्लस के 2। अगर आवेश स्थानांतरण भी हुआ, आप जानते हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक आवेश को या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक तत्व से दूसरे तत्व में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए, ये देखो, प्लस के 15 माइक्रो कूलाम, प्लस के 2 माइक्रो कूलाम, यहाँ प्लस के 11 रह गए, मतलब इधर से 4 माइक्रो कूलाम आवेश इसको दे दिया गया, तो 4 दे दिया गया तो 4 और प्लस में, तो 4 और 2 6 माइक्रो कूलाम। यहाँ इस पर आवेश आ गया तो प्लस वाला, जब भी कोई आवेश उसमें आएगा तो प्लस का जो आवेश है वो घट जाएगा, 11 रह गया, और 11 और 6 कितने हो गए? वापस से 17। ये समझाने का मतलब ये है कि आपके पास कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उसमें आवेश एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित हो सकता है, आवेश उत्पन्न और नष्ट नहीं हो सकता। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 1 कूलाम 3 गुणा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर। सही है, 1 कूलाम 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर। वास्तव में स्टेट कूलाम और ESU दोनों एक ही बात है, तो दोनों ऑप्शन सही है। 1 कूलाम में 1/10 EMU होता है, ये भी सही है, इसलिए आंसर उपरोक्त सभी हो गया। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने आपको बता रखी है 6.25 गुणा 10 की पावर 18। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये रहा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg। आवेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इंडक्शन या प्रेरण के। ध्यान से देखना, ये कोई आवेश है जिस पर 2 कूलाम है चार्ज, या वस्तु है जिस पर 2 कूलाम चार्ज है। इस वस्तु को एक ऐसी वस्तु के पास रखा गया जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है वो, और इस उदासीन वस्तु का चार्ज परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 2 है। इस उदासीन वस्तु को
2 कूलाम चार्ज वाली वस्तु के पास रखेंगे तो ये इसके अंदर आवेश उत्पन्न करेगी और इस आवेश को कहेंगे क्यू डैश या प्रेरित आवेश। तो इस कंडीशन में जो प्रेरित आवेश है क्यू डैश, उसकी मात्रा बताओ। क्यू डैश बराबर क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। ध्यान से देखना, अब यहां पर परावैद्युतांक कितना है 2, तो 1/2, एक में से 1/2 गए तो 1/2 और 1/2 को 2 से गुणा कर दिया तो 1 कूलाम आ गया। लेकिन दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर माइनस चिन्ह लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आवेश इस पर है, मान लो इस पर प्लस का है, तो इस पर जो इंड्यूस होगा वो किसका होगा, माइनस का। इसलिए क्यू डैश क्या होगा, -1 कूलाम। ध्यान से देखना इस बात को। तो इंडक्शन या प्रेरण का फॉर्मूला है क्यू डैश बराबर -Q1 - 1 अपॉन के। माइनस का मतलब है जो प्रेरक कर रहा है, जो इंड्यूस कर रहा है, उसका जो भी चार्ज है जिसके अंदर प्रेरण हो रहा है वो विपरीत होगा। और सिंपल सी बात है, ये प्लस है तो ये माइनस यहाँ पर इंडक्शन द्वारा बनेगा। तो इस माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु के अंदर जो चार्ज है, इसके अंदर जो प्रेरण हुआ है वो विपरीत आवेश प्रेरित हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि के की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। यदि किसी उदासीन वस्तु का परावैद्युतांक का मान 1 है तो उस वस्तु में प्रेरण या आवेशन का जो इंडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 1 - 1 0 हो जाएगा और क्यू डैश का मान क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला याद रखें। ये माइनस इस बात को बताता है कि जिस भी वस्तु में प्रेरण हुआ है उसमें इस वस्तु के विपरीत वाले आवेश होंगे। आवेश का प्रेरण आप एक बार और ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को। एक अनावेशित वस्तु है जिसका परावैद्युतांक 4 है, एक न्यूट्रल बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड कह सकते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। इसके पास 16 कूलाम ऋणावेश नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु को लेकर आएं तो इस अनावेशित वस्तु में प्रेरित आवेश क्यू डैश का मान कितना होगा। ध्यान से देखो, आपके पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक 4 है। उसके पास आप 16 कूलाम ऋणावेश वाली वस्तु लेके जा रहे हैं तो उसमें कितना चार्ज इंडक्शन होगा या प्रेरित होगा। ये देखिए, ये -16 कूलाम चार्ज वाली वस्तु है, इसको k बराबर 4 और स्टार्टिंग में 0 है, इसके पास लेके आते हैं तो प्रेरण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला याद रखें। माइनस ये बताता है कि अगर इसमें -16 कूलाम आवेश है तो इसमें प्लस आवेश प्रेरित होगा। मतलब जो आवेश इसमें है ये दूसरे वाली में इसके अपोजिट आवेश को ही क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तो -Q1 - 1 अपॉन के। के कितना है 4, माइनस क्यू कितना है -16, तो माइनस और माइनस प्लस के 16, एक में से 1/4 गए तो 3/4 और ये कितना हो गया प्लस के 12 कूलाम। अगर वस्तु का परावैद्युतांक 4 है तो उसमें 12 कूलाम प्लस का आवेश इंड्यूस होगा। एक बात याद रखें, एक कूलाम में नंबर ऑफ पार्टिकल कणों की संख्या आवागाद्रो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 कण या पार्टिकल। आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक नैनो कूलाम में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो एक सिंपल सा तरीका तो ये होता है कि 6.25 गुणा 10 की पावर 18 होता है एक कूलाम में। नैनो कूलाम है तो 10 की पावर -9 से गुणा करेंगे तो कितने 18 में से कितने रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे। वरना 1 नैनो कूलाम बराबर 1 गुणा 10 की पावर -9, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का भाग देंगे तो 6.25 गुणा 10 की पावर 9 आंसर आएगा। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई माइक्रो कूलाम दे रखा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नैनो कूलाम दे रखा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बस चीज़ों को ध्यान से समझो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और याद रखें, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, और आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको रो से प्रदर्शित करेंगे। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लैम्डा का मतलब है, या स्थिर वैद्युतिकी में लैम्डा का मतलब है रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व, और रो का मतलब है आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। परिभाषा इनके नाम से ही पता लगेगी। इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश लीनियर चार्ज डेंसिटी, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व। अगर मात्रक देखेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक है, और कूलाम प्रति मीटर क्यूब आयतन आवेश घनत्व का मात्रक है। तीनों के मात्रक परिभाषाएं आपसे पूछे, आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश। सिग्मा क्या है, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। लैम्डा क्या है, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश। इन तीनों चार्ज डेंसिटी के बारे में और इनके मात्रक के बारे में देखो। लैम्डा का मात्रक क्या है, चार्ज कूलाम पर मीटर, सिग्मा का कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और रो का कूलाम पर मीटर क्यूब। इकाई आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व होता है। चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व के बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। आपके पास आवेश Q एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त वलय पर एक समान रूप से वितरित है। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, तो वलय में आवेश घनत्व बताइए। ऐसा एक आधा वृत्त है, ऐसी आधी रिंग है इसकी त्रिज्या r है, Q आवेश इसकी सतह पर वितरित है। तो एक लंबाई पर हुआ, इसलिए आपको रेखीय आवेश घनत्व निकालना है Q/L। कुल आवेश कितना है Q, और ये लंबाई कितनी है। अगर पूरा वृत्त होता तो परिधि हो जाती, परिधि क्या होती है 2πr, तो ये आधी है तो इसलिए πr। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू Q/πr। वस्तु और आवेश घनत्व, ये कॉन्सेप्ट भी आपको सीधा याद रखना है। अगर खोखला गोला है, होलो स्फीयर है, तो आपको सिग्मा के बारे में सोचना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में सोचना है। और खोखला गोला है तो इसको जब अपन आगे पढ़ेंगे तो चालक गोले के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें आवेश केवल सतह पर रहे। ठोस गोला है, उसमें आप रो मानेंगे आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आगे अपन इसको अचालक गोले के रूप में पढ़ेंगे,
जिसमें आवेश सतह पर भी होता है और बीच में भी होता है। मतलब खोखला गोला ऐसे जिसमें आवेश केवल सतह पर हो, और ठोस गोला या अचालक गोला जिसमें आवेश अंदर भी हो और सतह पर भी हो। किसी डिस्क के लिए क्या पढ़ेंगे, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और छड़ के लिए क्या होगा, लैम्डा, जिसको अपन क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये देखिए रेखीय आवेश घनत्व। तो किसके लिए क्या होगा ये आपको याद रखना है। बेलन के लिए भी अगर आपको आवेश घनत्व बताना हो तो बेलन के लिए आपको बताना है सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि चालक गोला है जिसमें चार्ज केवल सतह पर होंगे, और अचालक गोले में सतह पर भी होंगे और अंदर भी होंगे। देखो दो चालक गोले हैं, पहले अपन ले रहे हैं अचालक गोले। इसके अंदर आयतन में सतत रूप से वितरित होता है चार्ज और सतह पर भी होता है। तो इन दोनों जो गोले हैं इनके बीच की डिस्टेंस आपको बोली जाए तो बिल्कुल केंद्र से मानेंगे, क्योंकि आवेश बीच से शुरू हो रहा है, अंदर भी आवेश। लेकिन अगर यही बात चालक गोले के लिए होती तो अंदर तो आवेश हो ही नहीं, तो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी यहाँ तक मानी जाएगी। और वास्तव में इन दोनों गोलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है भी वास्तव में यही। कहने का मतलब ये हुआ कि अचालक गोले में जो डी इफेक्टिव डी है वो ज़्यादा होती है दोनों के बीच की दूरी से, लेकिन चालक गोले में जो डी इफेक्टिव है वो बराबर होती है डी के। जितनी दोनों के बीच की दूरी है उतनी ही वास्तविक दूरी होगी, प्रभावी दूरी होगी। लेकिन इसमें अंदर तक भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, आगे अपन पढ़ेंगे, बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो अगर यहाँ पर देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस डी या आर बढ़ रहा है तो बल क्या हो जाएगा, कम। और चालक गोलों में आर जो है इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो आर कम है तो बल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इंडक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है, लेकिन कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि एक वस्तु पर आप ऋणावेश उत्पन्न करना चाहते हैं, क्या करेंगे? तो एक धनावेशित वस्तु लेंगे, वस्तु के अंदर ऋणावेशित प्रेरित होगा और इधर वाले प्लस वाले भाग को भूसंपर्कित कर देंगे, फिर हटा देंगे और बचा हुआ चार्ज नेगेटिव। और मैंने आपको कहा था जो भी चार्ज इस पर है, इस पर जो इंड्यूस होगा वो इसका अपोजिट होगा। फॉर्मूला भी मैंने आपको बार बार बताया है कि इस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है Q डैश माइनस Q ये, और 1 माइनस K है परावैद्युतांक। अगर आपको यहाँ से धनावेश प्रेरित करवाना है तो यहाँ ऋणावेश ले लो, यहाँ पर धनावेश आ जाएंगे, इधर वाले ऋणावेश को भूसंपर्कित करवा दो, हटा दो और यहाँ पर धनावेश आ जाएगा। और जो चार्ज प्रेरित हुआ है उसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। इस पूरे वीडियो को अगर आपने ढंग से देखा, एक एक बात को समझने की कोशिश की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आने वाले जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, एक एक चीज़ क्लियरिटी से समझ में आएगी। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इंटरेस्टिंग और बड़ा शानदार तरीके से आपको समझना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।